हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू जो किताब है वो बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई पुस्तक है और इसमें क्वेश्चन के नीचे जो व्याख्या दी गई है वो बहुत अच्छा है और उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो झारखंड में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इससे पहला वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था से शुरू कर रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट आप जा करके देख लीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते नहीं हैं तो आप लोग करते भी नहीं है, कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुंडा समाज में गांव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर है पढ़ा। मुंडा समाज में गांव का मिश्रित रूप पढ़ा कहलाता है। मुंडा और मानकी पद वंशानुगत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मुंडा व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, सही कथन पहचानिए। तो इसमें पहला कथन है कि मुंडा जनजाति द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था। तो ये सही है। एक जन से भूमि साफ करना पॉसिबल नहीं है। जब मिलकर सब कोई साफ किए, उसको खेती योग्य बनाए तो सबका अधिकार था उस पर। अगला है, जिससे मूल गांव को खूंट कहे जाने के कारण मुंडाओं में खूंट कट्टी प्रथा विकसित हुई और यहीं से गणतंत्रीय प्रणाली भी जन्म ली। तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। व्याख्या देखिए। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, आप हम लोग के साथ पूरा बुक कवर कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, लगभग 20-21 वीडियो बन गया है, आप उसको देखिए जाकर। तो व्याख्या है कि प्रारंभ में मुंडा जनजाति जब झारखंड में प्रवेश किए तो इनके द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था, जिससे मूल गांव को खूंट कहे जाने के कारण मुंडाओं में खूंट कट्टी प्रथा विकसित हुई और यहीं से गणतंत्रीय प्रणाली भी जन्म ली। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं की ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं हातू। ठीक है, मुंडाओं की ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। हातू पंचायत के अध्यक्ष का सहायक पाहन होता है, यानी कि मुंडा का सहायक पाहन होता है। हातू पंचायत की बैठक प्रायः बृहस्पतिवार के दिन होती है। अगर कभी पूछ ले कि किस दिन होती है तो देखिए यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिला ना कि किस दिन होती है, बृहस्पतिवार के दिन होती है, यानी कि गुरुवार। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। तो कहते हैं भूत खेता। ठीक है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा दी जाने वाली भूमि, पाहन को दी जाने वाली भूमि पूजा पाठ करे, उससे जो भूत प्रेत है उसको शांत करे, तो उस भूमि को भूत खेता भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ओ कट गया है ये। अच्छा, हम पढ़ देते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि मुंडा जनजाति द्वारा खूंटकट्टी गांव की व्यवस्था के संचालन हेतु विकसित की गई मुंडा मानकी व्यवस्था विश्व का पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो हाँ, सही है ये। ठीक है, इसको विश्व का पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अभी देखिए आगे मिल जाएगा, कट गया था तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है कि दरअसल, दूसरा स्टेटमेंट है, दरअसल खूंटकट्टी गांव में प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए खूंटकट्टी पंचायत की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख हातू मुंडा कहलाता है। ठीक है, तो ये भी सही बात है। अगला है, खूंटकट्टी गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनाई जाती है जिसका प्रमुख मानकी होता है। ये भी ठीक है। इसी कारण इस व्यवस्था का नाम मुंडा मानकी व्यवस्था पड़ा। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला है, झारखंड में मुंडा जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था कही जाती है, जबकि झारखंड के हो जनजाति की शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो फिर स्टेटमेंट कैसे सही था। तो चौथा तो गलत होना चाहिए था। इसका मतलब है कि सर का जो आंसर था डी नंबर वो गलत था, है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही था, लेकिन चौथा आंसर जो तो ऑप्शन था वो गलत था। ठीक है, तो हम लोग बी को लगा के चलेंगे, डी को नहीं। ठीक है, बुक में थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है। व्याख्या देख लिया कीजिए, व्याख्या में कोई गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। छठा है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है।
ठीक है, तो इसको पढ़िए। मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मुंडा जनजाति की व्यवस्था मुंडा कहलाता है। ठीक है, दूसरा है कि झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 800 बीसी में हुआ था। गलत, 600 बीसी में हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट गलत। मुंडाओं की घनी आबादी वाले गांवों को किली कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, तो बी सही है। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? तो ये बड़ा अपराध है, इसलिए बिटलाहा। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा जो है वो बिटलाहा है। तो आगे बढ़ेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन पहचानिए। ग्राम स्तर पर मुंडा जनजाति में मुख्यतः किली गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, मुंडा किली ग्राम का प्रमुख होता था तथा इसका पद वंशानुगत होता था। तो ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही है। ग्राम स्तर पर मुंडा जनजाति में मुख्यतः किली गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता था। मुंडा किली ग्राम का प्रमुख होता था तथा इसका पद वंशानुगत होता था। बुक में इस टाइप से इंक गिर गया है, पढ़ लीजिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट पढ़िए। पहला, मुंडा झारखंड की एक प्राचीनतम जनजाति है जो छोटा नागपुर के पठार पर निवास करती है। तो ये ठीक है। दूसरा है कि मुंडाओं के शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत भुईहरी गांव का स्थान प्रथम होता है। भुईहरी गांव उरांव के गांव को कहते हैं, मुंडाओं के नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो 1 सही है। मुंडा झारखंड की एक प्राचीनतम जनजाति है जो छोटा नागपुर के पठार पर निवास करती है। मुंडाओं के शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत खूंटकट्टी गांव का प्रथम स्थान है। जब मुंडा के बारे में बात करें तो उसका गांव क्या होगा? खूंटकट्टी गांव होगा। उरांव के बारे में बात करेंगे तो उसका जो गांव होगा क्या होगा? भुईहरी गांव होगा। ये अंतर समझ के चलना है। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथन सही जो है उसको पहचानिए। खूंट स्तर पर मुंडा जनजाति के पारंपरिक गांव जिसे खूंट गांव कहते हैं अखरा, सरना, शासन जैसे केंद्र होते हैं। ठीक है, हातू मुंडा सामान्य रूप से खूंटकट्टी गांव का प्रमुख माना जाता है। दरअसल हातू का अर्थ गांव और मुंडा का अर्थ प्रमुख होता है, अतः यह ग्राम का प्रमुख होता है। सही है। पाहन के बारे में कह रहा है कि यह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति था। गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ करने या बलि चढ़ाने का कार्य करता था। हाँ, करता था। तीनों स्टेटमेंट अब तक में सही है। अगर हम चौथा बोले तो चौथा को पढ़ते हैं। पेन चला गया कहाँ? हाँ, पेन आ गया। हाँ, तो क्या है चौथा? पनभरा। यह मुंडा का सहयोगी था तथा पाहन के अनुपस्थिति में प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराता था। तो जब ये पाहन का सहयोग, ये पनभरा है ना, तो ये धार्मिक कार्य न कराएगा, ये प्रशासनिक कार्य क्यों करवाएगा? तो ये गलत हो गया चौथा। 1, 2 और 3 सही है, डी सही है। खूंट स्तर पर मुंडा जनजाति के पारंपरिक गांव जिसे खूंट कहा जाता है अखरा, सरना, शासन जैसे केंद्र होते थे। हातू मुंडा सामान्य रूप से खूंटकट्टी गांव का प्रमुख माना जाता है। दरअसल हातू का अर्थ गांव होता है और मुंडा का अर्थ प्रमुख होता है, अर्थात यह ग्राम प्रमुख था। पाहन के बारे में कह रहा है कि यह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति था। गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ करने या बलि चढ़ाने का कार्य करता था। अब बोल रहा है कि पनभरा, तो पनभरा के बारे में कि यह पाहन का सहयोगी था तथा पाहन की अनुपस्थिति में धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता था। पाहन का सहयोगी है, मुंडा का सहयोगी नहीं है। अगला है, मुंडा समाज में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? तो याद रखिए अखरा। अखरा का बहुत महत्व है। मुंडा समाज में अखरा गांव को सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है। यहीं पर कोई भी तरह का सभा होना है, कोई नृत्य होना है, यही होता है। 12 नंबर, मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है जाकर के? तो ऑप्शन देखिए कि किसको सूचना देगा। पहला है प्रखंड पदाधिकारी को, तो हाँ इसी को देगा। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति जब बसता है तो मुंडा प्रखंड पदाधिकारी को जाकर सूचना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पहचानिए। मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता है। ठीक है, अगला है पढ़ा का प्रधान पढ़ा राजा कहलाता है।
ये भी ठीक है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों कथन सत्य है। मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता था। पढ़ा का प्रधान पढ़ा राजा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुंडा स्वशासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि क्या है? ठीक है, तो पढ़िए इसको। पीड़ित व्यक्ति पाहन को घटना की जानकारी देता है। ठीक, अच्छा, सब में देखना है कौन सा विधि है। अच्छा, अगला, मामला गांव स्तर में नहीं सुलझता तब 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है कि पढ़ा सभा में भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता तो 22 पढ़ा दीवान की सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है, जिससे मानना ही पड़ता है। तो बी सही है इसका। ठीक है, कैसे, इसको देखिए। पीड़ित व्यक्ति मुंडा को घटना की जानकारी देता है। मामला गांव स्तर में नहीं सुलझता तब 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। पढ़ा सभा में भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तो 22 पढ़ा राजा की सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है, जिससे मानना ही पड़ता है। तो कौन से हिसाब से ऑप्शन बी होगा? ऑप्शन डी ना हो जाएगा, सारा का सारा सही है। बहुत मिस्टेक है, मानना तो पड़ेगा कि मिस्टेक है बुक में। बी क्यों दिया है फिर? सारा का सारा स्टेटमेंट ही सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। पहला है, पीसी राय ने भी मुंडा एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में लिखा है कि मुंडा जाति 81 पीढ़ी 83 सीढ़ी पर शासन करती थी। तो इनका नाम गलत है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। मतलब पूरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पीसी राय ने AK राय है शायद। दूसरा है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ऋषा मुंडा ने पढ़ा सरदारों को मिलाकर जिस राज्य की स्थापना की उस राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। बिल्कुल सही। इसके प्रथम राजा सुतिया पाहन हुए। इस राज्य की राजधानी सुत्यांबे में स्थित थी। यह राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगना में विभाजित था। हाँ, ये भी सही है। तो हम लोग कहेंगे कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, हम लोग से पूछा क्या था? गलत पूछा था, सही नहीं है। हाँ, ठीक ठीक, सही नहीं है पूछा था। तो कौन सा सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। सही है। SC राय, नाम क्या है लेखक का? SC राय। मुंडा एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में लिखा है कि मुंडा जाति 81 पीढ़ी 83 सीढ़ी पर शासन करती थी। ऊंचा और निम्न भूमि के हिसाब से ऐसा कहा गया है। अगला है कि मुंडा शासन व्यवस्था में दारोगा का क्या कार्य होता है, यानी कि दरोगा क्या काम करता है? तो पढ़िए। सभा की कार्यवाही में सभा का नियंत्रण करता था। हाँ, करता था। सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करता था। हाँ, करता था। सुरक्षा संबंधी व्यवस्था पर कार्य करता था। हाँ, करता था। तो सबसे सही आंसर क्या हो गया? सबसे सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। मुंडा शासन व्यवस्था में दारोगा का कार्य होता है सभा की कार्यवाही में सभा का नियंत्रण करना, सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था का कार्य देखना इसका काम है। अगला है, मुंडा समाज में किन 2 भागों में विभक्त है, यानी कि मुंडा समाज निम्न में से किन 2 भागों में विभक्त है? तो महली मुंडा और कपाट मुंडा, है ना। तो डी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मुंडा समाज 2 भागों में विभक्त किया गया है, महली मुंडा और कपाट मुंडा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट पकड़ना है हम लोग को। तो पहला कहता है कि गणतंत्रीय प्रणाली के साथ साथ मुंडा जनजाति में आरंभ से ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया भी देखी गई। तो शुरू से ही लोग राज्य निर्माण कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। जिसका उदाहरण मदरा मुंडा के प्रयासों से सुतिया नागखंड राज्य गठन के रूप में देखने को मिलता है। मदरा मुंडा अंतिम राजा थे। ये कहाँ बनाएंगे? पहले तो ऋषा मुंडा थे। ऋषा मुंडा के प्रयासों से सुतिया नागखंड राज्य गठन के रूप में देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट सही है कि लोग सबसे पहले राज्य निर्माण के बारे में सोचे। ठीक है, अगला है, मुंडाओं का ससान क्या कहलाता है? ससान मतलब कि कोई मर जाए तो जहाँ उसका क्रियाक्रम होगा उसको कहेंगे। ठीक है, तो मुंडाओं का ससान ससनदीरी कहलाता है। टिक लगाइए, कौन सा होगा? बी हो जाएगा। अगला चलिए, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में सही कथन नहीं है उसको छांटिए। जो सही नहीं है देखते हैं कौन सही नहीं है। पहला है कि पढ़ा या पढ़ा स्तर मुंडा जनजाति में कई खूटकट्टी गांवों को आपस में मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत की स्थापना की जाती है। सही है। पढ़ा खूटकट्टी पंचायत से बड़ी एक प्रशासनिक इकाई थी।
पढ़ा खूटकट्टी पंचायत से बड़ी एक प्रशासनिक इकाई थी। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती थी। हाँ है, सही है। मानकी पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है तथा इसका पद वंशानुगत नहीं होता है। यह अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तथा इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। मेरे हिसाब से तो सभी सही है। बी 1, 2 और 4 सही है। तो 3 में क्या दिक्कत था? पढ़ा स्तर मुंडा जनजाति में कई खूटकट्टी गांव को आपस में मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत की स्थापना की जाती है। पढ़ा खूटकट्टी पंचायत से बड़ी एक प्रशासनिक इकाई थी ही। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। मानकी पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है तथा इसका पद वंशानुगत होता है। अच्छा, वहाँ लिखा हुआ था कि इसका पद वंशानुगत नहीं होता है, इसीलिए गड़बड़ हुआ ना इसमें। तो हाँ, इसका पद वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत होता है। यह अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तथा इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। छोटा सा नहीं छूट जाने से आंसर आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट छोटा सा के चलते गलत था, वो हम लोग को ध्यान में नहीं आया। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है, यानी कि खूंट किसको कहेंगे? तो परिवार को खूंट कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। 22 नंबर, मुंडा मौजा का इसको काटिए, क्या क्वेश्चन है भगवान जाने। अगला है 23 नंबर, मुंडाओं की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है? तो इनमें से सभी। क्यों? धार्मिक भी, सामाजिक भी, आपराधिक भी, सभी मामले आते हैं ना। मुंडा समाज को संगठित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राचीन काल से ही एक पारंपरिक शासन व्यवस्था चल रही है, जिसे मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था अपने समाज में घटित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आपराधिक मामलों का निपटारा करता है। इससे सभी हम लोग टिक लगा के चलेंगे। अगला है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो होता है मुंडा ही, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है। यह गांव के प्रशासनिक, न्यायिक तथा सामाजिक कार्यों का दायित्व लेता है। यह गांव की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। तो यहाँ पे होता है मुंडा शासन व्यवस्था समाप्त, लेकिन वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। अब हम लोग आगे चलेंगे और अब पढ़ेंगे मांझी परगनैत शासन व्यवस्था। ठीक है, तो शुरू किया जाए। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसका काम है जैसे सब में दरोगा जैसे काम कर रहा था ना, वैसे इसमें काम करेगा। दूसरा, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? तो मांझी करता है। देखिए, कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होगा। ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देख के चलिए कि हम किसका नाम पढ़ रहे हैं। सौरिया पहाड़िया का पढ़ रहे हैं। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करते हैं? मांझी करते हैं। अगला क्वेश्चन, मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो पहला है कि संथाल जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को मांझी परगनैत शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये सही है। तो ये कथन सही है, गलत नहीं है। अगला है, संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इनका मुख्य निवास संथाल परगना क्षेत्र है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट्स भी सही है। हमसे बोला था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। संथाल जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मांझी परगनैत शासन व्यवस्था कहते हैं। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इनका मुख्य निवास संथाल परगना क्षेत्र रहा है, अर्थात दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला, संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे माना जाता है? तो ए है चूल्हा का टूटना। संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान चूल्हा का टूटना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर,
मांझी परगनैत शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में एकता, सुरक्षा तथा शांति बनाए रखना, बाहरी खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना, खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले व्याख्या। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता बनाए रखना, सुरक्षा तथा शांति बनाए रखना, बाहरी खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना एवं खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना। एक ही बात दो बार लिखा हुआ है, ठीक है। बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना। मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? अब पढ़िए कथन। संथाली समाज में अवैध संबंधों के आधार पर दिया जाने वाला सबसे कठोर दंड सामाजिक बहिष्कार है, जिसे बिटलाहा कहा जाता है। बिल्कुल सही। जबकि इस समाज द्वारा दिया जाने वाला सबसे छोटा दंड करेला दंड कहलाता है। ये भी सही। जिसके तहत दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 50 रुपये से 250 रुपये तक दंड लगाया जाता है। नहीं, 5 रुपये से 150 रुपये तक, 5 से लेके 150 रुपये। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो अब हम लोग कौन सा आंसर लगाएंगे? ए मतलब 1 और 2 सही था और तीसरा गलत था। ये वाला गलत था ना। करेला दंड में दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। अगला है, मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो मांझी होते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान होता है। इन्हें गांव के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करना होता है। अगला क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर है जोग मांझी, ठीक है। जोग मांझी मांझी का उप सचिव है। गांव के शादी विवाह का लेखा जोखा जोग मांझी के पास ही रहता है। यह युवाओं का नेता भी है। शादी विवाह में युवा लड़के लड़कियों का नेतृत्व भी करता है। शादी विवाह के विवादों में जोग मांझी निर्णय सुनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारियों को गांव की ओर से जमीन मिली रहती है? तो सुनिए, चौकीदार को मिलता है, नायके को मिलता है, लासे टंगाई को मिलता है, भगदो प्रजा को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये कोई पद नहीं है, पद ही है एक तरह से। इनका उपयोग बहुत बड़ा है, लेकिन इनको एक ऐसा पद नहीं दिया गया है कि इनको जगह जमीन देना पड़े। क्योंकि गांव के जो भी वरिष्ठ लोग हैं और अनुभवी लोग हैं, उन लोगों को भी पंच में जगह दिया जाता है ताकि जो भी फैसला हो वो अच्छा से हो जाए, इसलिए इनको रखा जाता है। तो इनको जमीन नहीं देते। मांझी परगना शासन व्यवस्था में भगदो प्रजा को छोड़कर सभी पदाधिकारियों को गांव की ओर से जमीन मिली रहती है। गांव के जो भी बूढ़े लोग रहते हैं या अनुभवी लोग रहते हैं, ज्ञानी लोग रहते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। तो उसमें तो एक नहीं होकर बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो सबको ज़मीन देना पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए उनको नहीं दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है, भगदो प्रजा गांव के वे लोग हैं जो प्रबुद्ध हैं और विभिन्न झगड़ों पर पंचायत में बैठकर विचार विमर्श करते हैं। बोले ना, जो गांव के ज्ञानी लोग हैं या जो काफ़ी अनुभवी हैं उनको लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लाशें टंगाए गांव का सुरक्षा प्रहरी है जो आंतरिक अशांति से गांव की रक्षा करता है। देखिए, सुरक्षा प्रहरी है लेकिन इसका आंतरिक अशांति नहीं, बाहरी अशांति से रक्षा करने का काम है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ठीक है। अगला है, सुसारिया गांव की ग्राम सभा का संचालन करता है। और अगला है कि चौकीदार ग्रामीण पुलिस की भांति कार्य करता है तथा मांझी के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। तो बी सही है, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। आंतरिक जो लिखा हुआ था वो बाहरी हो जाएगा। अब हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं एक बार में और इसको याद कीजिए। भगदो प्रजा गांव के वे लोग हैं जो प्रबुद्ध हैं और विभिन्न झगड़ों पर पंचायत में बैठकर विचार विमर्श करते हैं। लाशें टंगाई जो है गांव का सुरक्षा प्रहरी है जो बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करता है, आंतरिक से नहीं। सुसारिया गांव की ग्राम सभा का संचालन करता है और चौकीदार ग्रामीण पुलिस की भांति कार्य करता है तथा मांझी के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने कहेगा तो गिरफ्तार कर लेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो गलत होगा उसको टिक लगाइएगा। संथालों की परंपरागत व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया गया है। तो हाँ, ये सही है। संथाल परगना में संथालों के रहने से पहले सौरिया पहाड़िया ही रहते थे, फिर संथाल परगना वहाँ जाकर के बसे, संथाल लोग वहाँ जाकर के बसे। अगला है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति आरंभ से ही लोकतांत्रिक एवं नियोजित थी अतः संथालों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।
तो 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगला है संथाल ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते, जिसका शाब्दिक अर्थ है 10 आदमी की सभा। ये गलत है, ये दोनों सही है, तो हमसे गलत ही पूछा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर, यानी कि केवल 3, डी नंबर हम लोग का आंसर है। संथाल ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 आदमी की सभा। मोड़े होड़, सोच सुन के देखिए 10 कहाँ लगता है। अगला है जोग प्रमाणिक का कार्य क्या है? तो हम लोग पढ़े थे, जोग मांझी का सहायक सरदार होता है, मतलब कि मांझी का सहायक होता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में कार्य संभालता है। जोग मांझी के कार्यों में सहायता करता है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। जोग प्रमाणिक का कार्य इस प्रकार से होता है, जोग मांझी का सहायक सरदार होता है, जो जोग मांझी की अनुपस्थिति में कार्य संभालता है एवं जोग मांझी के कार्यों में सहायता करता भी है। वो नहीं रहेगा तो उसके जगह पे काम करेगा, वो रहेगा तो उसका मदद करेगा। अगला है मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेंदरी बैसी, सेंदरा बैसी कहते हैं ना इसको। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को सेंदरा बैसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचान कीजिए, पढ़िए सब कथन को। पहला स्टेटमेंट है कि मांझी संथाल गांव का प्रमुख मांझी होता है। यह ग्राम स्तरीय पंचायत का मुख्य समान पद है, मतलब मुखिया के समान पद है, सॉरी, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो ये सही है, ये गलत नहीं है। अगला है प्रमाणिक, गांव में नैतिक व्यवस्था की देखभाल करता है, शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मांझी की मदद करता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में यह पंचायत की बैठक करता है और मांझी के कार्यों का निपटारा करता है। तो क्या ये दोनों कथन सही है? तो नहीं, नहीं सही है, एक कथन सही था खाली, तो एक कथन सही था, बाकी नहीं। मांझी संथाल गांव का प्रमुख मांझी होता है, यह ग्राम स्तरीय पंचायत का मुखिया के समान का पद का है, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जोग मांझी के बारे में आप सुनिए, गांव में नैतिक व्यवस्था की देखभाल करता है, शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मांझी की मदद करता है। अब प्रमाणिक के बारे में सुनिए, मांझी की अनुपस्थिति में यह पंचायत की बैठक करता है और मांझी के कार्यों का निपटारा करता है, प्रमाणिक करता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अगला है मांझी परगनायत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, इसको पढ़ते हैं पहले। पहला है कि कुणाम नायके, यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, जो धार्मिक रीति रिवाजों का जानकार होता है तथा इसे पूर्ण कराता है। ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन कुणाम नायके का नहीं ठीक है, नायके का ठीक रहता, ये गलत हो गया। अब नायक का सुनिए, यह नायक के काम में मदद करता है, भूत भगाने, तंत्र मंत्र सिद्धि करने में इसकी भूमिका होती है, ये गलत है। नायके प्रधान है धार्मिक और कुणाम नायके उसका मदद करता है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से उल्टा पलटा है, तो दोनों को काट दीजिए। अब तीसरा है गुड़ाइत के बारे में, यह गांव का अंतिम पदाधिकारी है, जो मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। हाँ, ये ठीक है, तो हम कहेंगे केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी सब गलत है, तो डी को ऑप्शन लगा के चले। अब हम देखेंगे इसका व्याख्यान। नायके, इसके बारे में सुनिए, यह गांव का धार्मिक प्रमुख है, जो धार्मिक रीति रिवाजों का जानकार होता है तथा इसे पूर्ण कराता है। कुणाम नायके के बारे में सुनिए, यह नायक के काम में मदद करता है, मतलब इसका मदद करता है, ये भूत भगाने, तंत्र मंत्र सिद्धि करने में इसकी मुख्य भूमिका है। अब गुड़ाइत के बारे में सुनिए, यह गांव का अंतिम पदाधिकारी है, जो मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। मतलब गुड़ाइत जो है वो मांझी अगर नहीं है तो उसके बदले में उसका जो काम है वो काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, कितना नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है मांझी परगनायत शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है वो बताना है। ठीक है, तो देश मांझी के बारे में सुनिए, देश मांझी प्रशासन के बारे में। संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश मांझी प्रशासन आता है। यह इकाई 3 से 7 गांवों को मिलाकर गठित की जाती है, जिसका प्रमुख देश मांझी कहलाता है। ये गलत है, 3 से 7 नहीं, 5 से 8 होगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। अगला है देश या मोड़े मांझी, संथाली लोगों में 3 से 7 गांवों के मांझी मिलकर मोड़े मांझी या देश मांझी का चुनाव करते हैं
तथा यह मांझी द्वारा ना सुलझा सकने वाले विवादों का निपटारा करता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ भी 5 से 8 ही होगा, तो स्टेटमेंट गलत चला जाता है। अगला है कि परगनैत के बारे में पढ़िए। परगनैत है कि मांझी और देश मांझी मिलकर इसका चुनाव करते हैं। 25 से 30 गाँवों को मिलाकर एक परगनैत चुना जाता है, जहाँ जो सभी मांझी का प्रधान होता है। तो ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। अब है चौथा, दिसुम परगना। सभी परगना का मुखिया राजा दिसुम परगना कहलाता है। यह मांझी परगनैत व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी है। ये केवल सही है, इसलिए आप एक बार में इसका व्याख्या सुनिए और जो कन्फ्यूज़न है उसको हटा करके रट जाइए इसको। तो जो भी है रहने दीजिए। देश मांझी प्रशासन। संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश मांझी प्रशासन आता है। ठीक है, यह इकाई 5 से 8 गांवों को मिलाकर गठित की जाती है, जिसका प्रमुख देश मांझी कहलाता है। देश मांझी प्रशासन का जो प्रमुख बनेगा वो देश मांझी कहलाएगा। देश मांझी या मोड़े मांझी। संथाली लोगों में 5 से 8 गांवों के मांझी मिलकर मोड़े मांझी या देश मांझी का चुनाव करते हैं तथा यह मांझी द्वारा ना सुलझा सकने वाले विवादों का निपटारा करता है। अब जानिए परगनैत के बारे में। मांझी और देश मांझी मिलकर इसका चुनाव करते हैं। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगनैत चुना जाता है, जो सभी मांझी का क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये भी त्रिस्तरीय हो गया, यहाँ भी 3 स्तर देखने को मिला ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बिटलाहा सबसे बड़ा सजा है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज दिया जाए तो इससे क्या होता है, माफ़ी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याख्या देख लीजिए। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं। तो इसका आंसर है परगनैत। ठीक है, बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। इसमें परगनैत की अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं। हम लोग अभी रहते तो हम लोग मांझी मार के चले जाते, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा परगनैत आंसर है। ठीक है, बिटलाहा तब किया जाता है जब दंड देने का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रह जाए, तब उसको बहिष्कार करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अगला है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है। अभी तक में हम लोग प्रधान पढ़ रहे थे ना, ये होता है प्रमाणिक। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था में मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाती है। संथालों के प्रत्येक गांव में जाति पंचायत होती है, जिनके प्रधान को मांझी कहा जाता है। मांझी को प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान प्रमाणिक या प्राणिक होता है, जिसे उप मांझी भी कहा जाता है, याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में यदि किसी संथाली कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में किसको खबर किया जाता है। तो भागदो प्रजा को किया जाता है। ठीक है, यदि किसी संथाली कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में जोग मांझी को खबर किया जाता है। ओहो, ये तो बी आंसर है, यही है, ये देखिए गलत है, ये जोग मांझी को। ठीक है, ए दिया था तो हम भगदो प्रजा दे दिए, ये गलत है, जोग मांझी को दिया जाता है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, जोग मांझी को खबर दिया जाता है। जोग मांझी गांव की बैठकी बुलाता है और अवैध संतान के बाप का नाम पूछा जाता है। जब वह किसी लड़के का नाम लेती है, साथ ही गवाहों से प्रमाणित भी हो जाता है, तो लड़का उस लड़की को सौंप दिया, तो वह लड़का उस लड़की को सौंप दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, तब तो हम लोग गलत क्या कर रहे थे, हम लोग टिक लगा दे रहे थे भागदो प्रजा, जोग मांझी इसका आंसर होगा। रट जाइए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, बाद में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब ये यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, लेकिन वीडियो नहीं समाप्त होगा, एक और अभी बाकी है, उसको भी कवर आज ही कर लेंगे। अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था, इसमें सब का नाम आएगा और सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, बतूड़ी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कहता है कि यह
बस्ती में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पंचायत का प्रधान दोहर कहलाता है। दूसरा है, दोहर का पद वंशानुगत नहीं होता है तथा यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी निष्पादन करता है। और तीसरा दिया है कि इस जनजाति में गांव के विवादों का निपटान पंचायत द्वारा किया जाता है। पंचायत व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। तो इसमें जो है दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा गलत लग रहा है कि वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत है, होता है। तो ठीक है, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 3 सही है। और 1 और 3 तो सही था स्टेटमेंट, पेनाव ना, 1 और 3 सही था और दूसरा गलत था क्योंकि वंशानुगत नहीं है ऐसा कह रहा है, जबकि ये गलत है। तो हम लोग इसका सही आंसर लगाएंगे सी नंबर। दोहर का पद वंशानुगत होता है तथा यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी निष्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, असुर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? पहचानिए। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था स्वशासित होती है। हाँ, इनके द्वारा कम से कम 5 गांवों को मिलाकर पंच का निर्माण किया जाता है। गांव की सभी विवादों का निपटारा पंच के द्वारा किया जाता है। असुर पंचायत की बैठक में सभी वयस्क पुरुष शामिल होते हैं। हाँ, असुर पंचायत में प्रमुख अधिकारी महतो, बैगा, पुजार तथा गुड़ाइत होता है। ठीक है, पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। हाँ, दिए जा सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था स्वशासित होती है। इनके द्वारा कम से कम 5 गांवों को मिलाकर पंच का निर्माण किया जाता है। गांव के सभी विवादों का निपटारा पंच के द्वारा किया जाता है। असुर पंचायत की बैठक में सभी वयस्क पुरुष शामिल होते हैं। असुर पंचायत में प्रमुख अधिकारी महतो, बैगा, पुजार तथा गुड़ाइत होते हैं। पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? इसको पहचानिए। किसान जनजाति के लोगों द्वारा कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना की जाती है, जो सामान्यतः अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि इस जनजाति के जातीय व्यवस्था में प्रमुख अधिकारियों महतो, कोतवाल तथा सरदार होते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को मुखिया का पूरा खर्चा देना पड़ता है। मुखिया का खर्चा नहीं देना पड़ता है, पंचायत का खर्चा देना पड़ता है। जैसे कि पंचायत के संचालन का जो खर्चा आया वो देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तो ए सही है कि 1 और 2। इस व्यवस्था में बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। ठीक है, अगला, बैगा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है वैसा बताइए। तो पहला कह रहा है कि बैगा जनजाति में जातीय पंचायत का प्रावधान है एवं पंचायत का प्रमुख साइना कहलाता है। ये गलत है। साइना की सहायता हेतु 2 पद सयान तथा सिख होते हैं। ये भी गलत है। बैगा जनजाति में गांवों तक संदेश पहुंचाने का कार्य चारीदार करता है। ये ठीक है। तो हम लोग कहेंगे केवल 3 सही है। पूरा पढ़िए। बैगा जनजाति में जातीय पंचायत का प्रावधान है एवं पंचायत का प्रमुख मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम की सहायता हेतु 2 पद सयान तथा सिख होते हैं। बैगा जनजाति में गांवों तक संदेश पहुंचाने का काम चारीदार करता है। ठीक है, तो हम लोग जाने कि इसका प्रमुख क्या है? मुकद्दम है। अगला, गोड़ाई जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताइए। तो पढ़िए। पहला है कि इस जनजाति में सभी मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, गोड़ाई जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था में मुख्य तथ्य यह है कि पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित की जाती है तथा पुत्री को संपत्ति का कोई अधिकार मिलता है? नहीं, कोई अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, कोई अधिकार नहीं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे केवल एक स्टेटमेंट सही है। सुनिए पूरा व्याख्या। गोड़ाई जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था में मुख्य तथ्य यह है कि पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित की जाती है तथा पुत्री को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। और जनरली झारखंड के सभी जनजाति में ये है। ठीक है, क्या कहते हैं, पुत्री को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन छठा है ना। सबर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? माइंड में लेके चलिएगा किसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा चेंज होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इस जनजाति में पंचायत का प्रमुख महतो कहलाता है। नहीं, प्रधान कहलाता है। ये गलत होगा।
प्रधान की सहायता गुड़ायत द्वारा की जाती है। गुड़ायत सभी संदेशों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये ठीक है। इस जनजाति में सभी ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम के वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ग्रामीण पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। देखते हैं इसका व्याख्या, कंफ्यूजन है थोड़ा सा हमको। होते हैं, चलिए ठीक है। बी 2, 3 और 4 सही है। इस जनजाति में पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। प्रधान की सहायता गुड़ायत द्वारा की जाती है। गुड़ायत सभी संदेशों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस जनजाति में सभी ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम के वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चीक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि इस जनजाति में सुविकसित स्वशासन प्रणाली विद्यमान है। नहीं। गांवों द्वारा मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। ठीक है। दीवान एवं पांडे जैसे अधिकारी राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे कि सी 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इस जनजाति में किसी भी प्रकार के स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गांवों द्वारा मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। राजा के अलावे अन्य अधिकारी हैं दीवान और पानरे जो राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए। जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या कथन है कि गोंड जनजाति की पंचायत व्यवस्था का मुखिया बैगा कहलाता है जिसे सायना भी कहा जाता है। ठीक है। ये बैगा का निर्णय सभी लोगों द्वारा मान्य होता है और यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो उसे आर्थिक दंड दिया जाता है। आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो एक स्टेटमेंट सही है। बैगा के बारे में सुनिए। बैगा का निर्णय सभी लोगों द्वारा मान्य होता है और यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है कि अगर समाज का निर्णय तुमको नहीं पसंद है तो तुम समाज में मत रहो, बाहर जाओ। ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन। मांझी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए। इस जनजाति में पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। ठीक है। मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके द्वारा दिए गए फैसले सभी को मान्य नहीं होते हैं। मान्य नहीं होते तो फिर फैसला क्यों देगा? तो स्टेटमेंट गलत। ए सही है। मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके द्वारा दिए गए फैसले सभी को मान्य होते हैं, मानना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बेदिया। बेदिया से पढ़िए। बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ा जाए। बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है जिसे महतो भी कहा जाता है। ठीक है। सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा प्रधान द्वारा किया जाता है। प्रधान का सहयोगी डाकुआ कहलाता है। अगला है अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान सरकार कहलाता है। और चौथा है कि संपूर्ण समाज के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। इस व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और ये चौथा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा भी ठीक है, दूसरा गलत है। तो दूसरा क्यों गलत हो गया? डाकुआ नहीं होगा, डाकुआ नहीं होता, गड़ौत होता है। और पढ़ा राजा इसका नहीं होता है, इसका होता है, इसका परगनैत होता है। ठीक है, इसका परगनैत होता है। तो चलिए व्याख्या देख के आते हैं। बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। ठीक है, जिसे महतो भी कहते हैं। सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा प्रधान द्वारा ही किया जाता है। प्रधान का सहयोगी गड़ौत कहलाता है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? डाकुआ लिखा हुआ था ना शायद, नहीं, गड़ौत होना चाहिए। अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान सरकार कहलाता है। संपूर्ण समाज के प्रमुख को परगनैत कहते हैं। वहाँ पढ़ा राजा लिखा हुआ था। ठीक है, पढ़ा राजा नहीं कह के परगनैत कहते हैं। इस व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिंझिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा कथन है पहले देख लिया जाए। कथन, बिंझिया जाति पंचायत का प्रधान मादी तथा गद्दी कहलाते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में करटाहा का पद प्रमुख है जिसकी नियुक्ति प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा की जाती है। ठीक है, विवादों के निपटान में करटाहा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है।
इस जातीय व्यवस्था में गौ मांस का भक्षण प्रचलन है, बस यही हो गया गड़बड़, ठीक है, निषिद्ध है, इसलिए एक स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा होगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। बिंझिया जातीय पंचायत का प्रधान मादी तथा गद्दी कहलाता है। इस व्यवस्था में करटाहा का पद प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा की जाती है। विवादों के निपटान में करटाहा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। और इस जातीय व्यवस्था में गौ मांस का भक्षण निषिद्ध है, यानी कि बिल्कुल तरह से मना है, आप गौ मांस नहीं खा सकते अगर आप बिंझिया हैं तो। अब चलते हैं अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन नंबर कहता है कि बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा है। बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं। ठीक है, टंडा का मुखिया नाय कहलाता है, जिसका सहयोगी दिगवार या कोतवाल कहलाता है। सही है, तो दोनों कथन सही है। व्याख्या पढ़ते हैं कि बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा है। बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बंधे होते हैं। टंडा का मुखिया नाये कहलाता है, जिसका सहयोगी दिगवार या कोतवाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चेरो जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। चेरो के बारे में पढ़िए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, पहला है कि चेरो जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था होती है। हाँ, होती है। एवं विवादों का निपटारा प्रत्येक स्तर पर पंचायत के द्वारा किया जाता है। हाँ, किया जाता है। गांव और अंचल स्तर पर प्रधान एवं मुखिया 2 अधिकारी होते हैं, तो ठीक है, ये भी गलत नहीं है। तीसरा है जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी सभापति होते हैं, तो तीसरा भी ठीक है। चौथा, पंचायत के निर्णय सभी लोगों को मान्य नहीं होते। नहीं, ऐसा थोड़ी है, मानना तो पड़ेगा, तो गलत हो गया। चेरो जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था होती है एवं विवादों का निपटारा प्रत्येक स्तर पर पंचायत के द्वारा किया जाता है। गांव और अंचल स्तर पर प्रधान एवं मुखिया 2 अधिकारी होते हैं। जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी सभापति होता है। पंचायत के निर्णय सभी लोगों को मान्य होना पड़ेगा, होता है। बिरजिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कथन सही लगाइए। बिरजिया जनजाति के पंचायत व्यवस्था में बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। इस व्यवस्था में मुखिया कोई कम उम्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है नहीं, कम उम्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होता है। गणमान्य मतलब कि चुन के लाइए इसको। जाति पंचायत द्वारा गांव के मामलों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, तो सी सही है कि 1 और 3 सही है। दूसरा काहे गड़बड़ हो गया कि प्रतिष्ठित व्यक्ति मतलब जरूरी नहीं है कि वो कितना भी नामचीन आदमी हो, उससे मतलब नहीं है। लोगों का वोटिंग होना चाहिए और वोटिंग में जो जीतना चाहिए, तो जनरली तो वही जीत जाते होंगे, लेकिन आप इतना मान के चाहिए गणमान्य होना चाहिए। ठीक है, अगला, कोरा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हम लोग पढ़ेंगे कोरा जनजाति के बारे में। पहला स्टेटमेंट, इस जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। ठीक है, प्रमाणिक तथा जोग मांझी के सहायक होते हैं। प्रमाणिक तथा जोग मांझी के सहायक होते हैं। गड़बड़, इस जनजाति में निर्णय रीति रिवाज के अनुसार लिए जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ें इसका ये, इस जनजाति की ग्राम पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। प्रमाणिक तथा जोग मांझी महतो के सहायक होते हैं। सही बात है, देखिए ध्यान से, जब मुखिया महतो है तो ये सहायता मांझी को करने क्यों जा रहा है, तो गड़बड़ तो होगा ना स्टेटमेंट। मतलब कि इस जनजाति की ग्राम पंचायत का मुखिया महतो है, तो प्रामाणिक और जोग मांझी जो है महतो के सहायक होंगे ना। इस जनजाति में निर्णय रीति रिवाज के अनुसार लिया जाता है। ठीक है, तो गड़बड़ क्यों हुआ पता चला। अगला है करमाली जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, सही बताइए। तो इसका सही आंसर ढूंढा जाए। पहला, करमाली जाति पंचायत का प्रधान सयान कहलाता है। सयान का पद वंशानुगत होता है। दूसरा है गांव के विवाह, यौन अपराध, गोत्र आदि पर मालिक न्याय प्रदान करते हैं। इस व्यवस्था में परगना स्तर पर सतगवैया नामक पंचायत होती है, जिसका कार्य अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना है। तो सी कह रहा है सही है, 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलती है देखिए, करमाली जाति पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है और हम लोग को क्या कह रहा था, ये सयान कहलाता है, तो गड़बड़ इसीलिए हो गया।
मालिक कहलाता है। मालिक का पद वंशानुगत होता है। गांव के विवाह, यौन अपराध, गोत्र आदि पर मालिक न्याय प्रदान करते हैं। इस व्यवस्था में परगना स्तर पर सतगवैया नामक पंचायत होती है, जिसका कार्य अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करना है। मतलब एक से ज़्यादा गांव अगर उसमें पछड़ा में पड़ गया तो। अगला क्वेश्चन है कि कहीं सौरिया पहाड़ी जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पढ़िए स्टेटमेंट। इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। मांझी का कार्य सभी प्रकार के वाद विवाद निपटारा करना होता है। ठीक है। मांझी का सहायक गुड़ायत होता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि गुड़ायत होता है जो संदेश वाहक का कार्य करता है। हाँ ठीक है। तीसरा, सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा 20 से 25 गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रधान नायक कहलाता है। तो ये गलत है, 15 से 20 गांव होगा, या यही चलते ये गड़बड़ हो गया। ठीक है। अब अगला है कि ये तो पहले स्टेटमेंट गलत है। अब ये वाला देखिए, इसी तरह 70 से 80 गांवों को मिलाकर प्रधान के रूप में सरदार की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्य अंतर ग्रामीण विवादों को निपटारा करना है। तो ये ठीक है। ठीक है। तो बी सही है। 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया था। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रधान नायक कहलाता है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? माल पहाड़िया जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, सो बताइए। माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। ठीक है। मांझी की सहायता हेतु गोड़ायत एवं दीवान होते हैं। ठीक है। 2 या 2 से अधिक गांवों के विवाद को अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है। इसका प्रधान देश मांझी कहलाता है। ये हो गया गड़बड़। ठीक है। वो देश मांझी नहीं, सरदार कहलाता है। माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। ठीक। मांझी की सहायता हेतु गोड़ायत एवं दीवान होते हैं, ये भी ठीक। 2 या 2 से अधिक गांवों के विवाद को अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है। इसका प्रधान सरदार कहलाता है। क्या कहलाता है? सरदार कहलाता है। गड़बड़ यही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही है किसके लिए? खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था में। तो पहला कहता है कि खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। सरपंच गांव का मुखिया होता है। ठीक है। सरपंच गांव का मुखिया होता है। ये गलत है, प्रधान होता है। इस जनजाति में गांव के मुखिया को गौरिया कहा जाता है, परंतु वर्तमान में यह पद विद्यमान नहीं है। तो केवल 2 सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पढ़ लीजिए व्याख्या। खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। सरपंच गांव का प्रधान होता है। ठीक है। अब ये पद नहीं रह गया। अगला है कोरवा जनजाति के बारे में जानिए। तो कोरवा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ठीक है। बड़ा मुखिया कोरवा जनजाति में अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। ठीक है। बिटलाहा इस समाज के द्वारा दिया गया दंड विधान है, जो किसी व्यक्ति के समाज में अनैतिक संबंध के आधार पर दिया जाता है। ठीक है। तो बी लगाइए, सब सही है। व्याख्या पढ़िए। इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बड़ा मुखिया कोरवा जनजाति में अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। बिटलाहा इस समाज के द्वारा दिया गया दंड विधान है, जो किसी व्यक्ति के समाज में अनैतिक संबंध के आधार पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। महली जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अब हम लोग सही कथन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, नहीं, छोटा कर देना चाहिए इसको। तो कथन पढ़िए। महली जनजाति में कोई भी संगठित शासन व्यवस्था पाई जाती है जो गांव स्तर पर धीरा कहलाता है। ठीक है। और दूसरा है समाज द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के दंड देने का प्रावधान है। तो केवल 2 जो है वो सही है। महली जनजाति की भी कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु गांव स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है। समाज द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के दंड देने का प्रावधान है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमिज जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए। पहला कथन है कि भूमिज जनजाति में पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है तथा इसका पद वंशानुगत होता है। ठीक है।
भूमिजों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर नहीं किया जाता। यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता है। तो एक केवल सही है, दूसरा गलत है। भूमिजों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर किया जाता है। यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। अब है ही नहीं तो क्या करेगा, दूसरे को ले जाके थोड़ी दे देगा, अपने ही घर में ना किसी को देगा। अगला है, खरवार जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, सो बताइए। खरवार के बारे में, तो खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था में प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। पंचायत में मुखिया के द्वारा सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है। यदि विवाद मुखिया के द्वारा जातीय पंचायत में नहीं निपटाया जाता है तो अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा निपटाया जाता है। सही है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत का निर्णय नहीं मानता है तो इसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं व्याख्या। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था में प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। पंचायत में मुखिया के द्वारा सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है। यदि विवाद मुखिया के द्वारा जातीय पंचायत में नहीं निपटाया जा सका तो उसे अंतरग्रामीण पंचायत द्वारा निपटाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत का निर्णय नहीं मानता है तो इसे गांव से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। अब चलेंगे हम लोग अगले में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। ब्लर नहीं है, इसको बड़ा कर देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। पहला जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसको पढ़िए। बंजारा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है। गांव की समस्याओं के निवारण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख नायक होता है। नायक का चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला नहीं सही है क्योंकि कोई बहुत बढ़िया स्वशासन प्रणाली नहीं मिलता है। ठीक है। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। गांव की समस्याओं के निवारण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख नायक होता है। नायक का चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब अगला चाहते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंवर जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि कंवर जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। ये तो गलत है, नहीं, पटेल नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है, सयाना कहलाता है। कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत भी होती है जिसकी मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग को पूछा क्या था, कथन सही नहीं है, ऐसा पूछा था ना। तो पहला तो सही नहीं रहा, दूसरा सही है। तीसरा है, कई गांवों को मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है। इनका कार्य विभिन्न गांवों के अंतर्गत व्यवस्था को कायम रखना होता है। कई अंचलों को मिलाकर एक केंद्र पंचायत का गठन किया जाता है जो सामान्यतः सारे क्षेत्र के विवादों को सुलझाता है। डायरेक्ट व्याख्या देखेंगे एक बार में। ए बोल रहा सही है कि एक पहला गलत था। कंवर जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है, यही याद कीजिए। कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत भी होती है जिसका मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। कई गांवों को मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है। इनका कार्य विभिन्न गांवों के अंतर्गत व्यवस्था को कायम रखना होता है। कई अंचलों को मिलाकर एक केंद्र पंचायत का भी गठन किया जाता है जो सामान्यतः सारे क्षेत्र के विवादों को सुलझाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बस थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही बताना है। तो पहला है कि खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। ठीक है। सरपंच गांव का प्रधान होता है। इस जनजाति में गांव के मुखिया को मालिक कहा जाता है, मालिक नहीं कहा जाता है, गौड़िया कहा जाता है। तो ये गलत हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि ए सही है। खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। सरपंच गांव का प्रधान होता है। इस जनजाति में गांव के मुखिया को गौड़ैया कहा जाता है परंतु वर्तमान में यह पद विद्यमान नहीं है। किसके बारे में पढ़ रहे थे, खोंड के बारे में पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे हम लोग कोल जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पढ़िए पहला कि इस जनजाति में पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है, नहीं, मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है, मांझी कहलाता है। दूसरा है, महतो के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है। जब मांझी कहलाता है तो महतो क्यों करेगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इस जनजाति में पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके द्वारा दिए गए फैसले सभी को मानने पड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासी गांव में हॉकर का क्या काम है, मतलब क्या काम करता है। तो ये सूचना का प्रचार करने के लिए है। झारखंड के आदिवासी गांव में हॉकर का काम सूचना का प्रसार करना है। अब आ गया जिसका हम लोग को इंतज़ार था, ये 3 डॉट, मतलब ख़त्म हो गया चैप्टर, है ना। चैप्टर ख़त्म हो गया।
और शासन व्यवस्था 2 वीडियो में हो गया, दोनों वीडियो देख करके पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिए। टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।